प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल चौधरी हमेशा की तरह एक बार फिर से आपके साथ हूं और आज मैं आपके लिए जो लेकर आया हूं वो है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 एनुअल इंग्लिश मॉडल सेट जो ऑफिशियल जारी किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, वो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। और सबसे खास बात क्या है कि ये आर्ट्स और साइंस के लिए अलग अलग मॉडल सेट जारी किया गया इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से, जो लैंग्वेज के लिए है। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है आप लोगों के लिए। और ये ना सोचे कि ये सिर्फ आर्ट्स के बच्चों के लिए है या सिर्फ साइंस के बच्चों के लिए है, क्योंकि ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, आर्ट्स के बच्चों के लिए भी और साइंस के बच्चों के लिए भी, क्योंकि दोनों ही सेट जो होते हैं ये दोनों बिल्कुल वैसे हैं जैसा कि आप हमेशा, दोनों के सिलेबस एक जैसे हैं, दोनों के क्वेश्चन पैटर्न एक जैसे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप साइंस और कॉमर्स के बच्चे हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, और अगर आप आर्ट्स के बच्चे हैं तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इससे पहले साइंस के जो मॉडल सेट दिए गए थे, ऑफिशियल मॉडल सेट, उसका वीडियो मैंने बनाया है हिंदी और इंग्लिश दोनों का, तो वो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब ये आर्ट्स वाला है, लेकिन साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको हम लोग देखिए कैसे अब करते हैं। आगे जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आर्ट और साइंस वाले बच्चों के लिए, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 12वीं की परीक्षा में आपको सब कुछ इतना बेहतरीन तरीके से बहुत कम ही देखने को मिलता है, और एक्यूरेसी की चिंता हमेशा आपको लगी रहती है। इस बात की गारंटी नहीं होती है कि कितने जो आपको आंसर दिए जाएंगे वो सही होगा। तो यहां ये गारंटी मैं आपको दे सकता हूं कि यहां एक एक आंसर सही है और किसी प्रकार का कोई दुविधा नहीं है आपके सामने। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो देखते हैं क्या है इस वीडियो में और आपके लिए क्या क्या इसमें बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव सेक्शन से हम लोग शुरू करेंगे। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। थोड़ा सा लार्ज कर देता हूं ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत हो जाए, और प्रयास करूंगा, चूंकि तकनीक के मामले में थोड़ा सा कमजोर हूं, तो प्रयास मेरा होगा कि आपको बेहतर दे सकूं मैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड 10 हाउसेज, और कहता है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसका करेक्ट पैसिव वॉइस चुनने के लिए कहता है। तो आप यहां पे एक चीज देख लीजिए कि हैज लगा हुआ है, तो जो पैसिव वॉइस होगा उसमें हैज बीन होगा। ठीक है, तो हैज बीन या हैव बीन, यानी इस फैमिली का कोई भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। तो यहां जो ऑब्जेक्ट है 10 हाउसेज, वो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। तो जैसे ही उसको हम चेंज करके इधर लाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, जैसे हम उसको चेंज करेंगे तो 10 हाउसेज के साथ हैव बीन लगाना हमारा अनिवार्य हो जाएगा। तो दो ऑप्शन ऐसा हमको दिखाई दे रहा है जिसमें हैव बीन यूज किया गया है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। आप ध्यान से पढ़ के देखिए तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल अधूरा है, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी आपको करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा मैं अपनी तकनीक को सुधारता हूं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 हाउसेज हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म। तो ये हो गया आपको ऑप्शन बी। चलिए अब हम फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो कहता है कि वी डैश लिव विदाउट वाटर, वी डैश लिव विदाउट वाटर, तो वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। ये चूंकि मोडाल्स का क्वेश्चन है, मोडाल्स का क्वेश्चन है, एक्सिलरी वर्ब के क्वेश्चन है ये। तो यहां आप बिना कुछ देखे समझे लगा सकते हैं, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब तीसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न जो हमारा है वो क्या है देखते हैं। चलिए, तो तीसरा प्रश्न जो हमारा है वो कहता है मैरीगोल्ड डैश ब्लूम इन समर, मैरीगोल्ड डैश ब्लूम इन समर। अब यहां पे जो ये, चूंकि ये प्राकृतिक क्रियाएं हैं तो इसमें हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेना होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हम लेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा, तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डज, डज नॉट। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न की तरफ आते हैं। चौथा प्रश्न जो हमारा है वो देखिए, चौथे प्रश्न की तरफ हम आते हैं। चौथा प्रश्न हमारा कहता है शी सेड यू कैन लीव द बुक्स हियर। तो इसको हम पहले बना के देख लेते हैं। अगर हम बनाने जाएंगे तो सी सेड, ठीक है, तो टोल्ड में बदल जाएगा या सेड में रह जाएगा। तो यहाँ चारों ऑप्शन सेड है।
तो चलिए ये तो सही है। दे लिया है इसने ऑब्जेक्ट के रूप में, अपने मन से अपनी इच्छा से इसने जो ऑब्जेक्ट लिया है वो लिया है क्या, दे के रूप में लिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको देखते हैं कि क्या है ये। ऑप्शन पर ध्यान अगर आप देंगे तो चूंकि ये पास्ट का है तो कैन का कुड हो जाएगा। दो ऑप्शन ऐसा है जिसमें कुड है, और पास्ट में हियर का बदल करके हो जाता है, हियर चेंज होकर के क्या होता है, देयर हो जाता है। तो चलिए आप देखिए कि किस ऑप्शन में देयर लगा हुआ है। तो ऑप्शन जो आपका है ये चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है वो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है व्हेन आई डैश द इंग्लिशन ऑन द कार स्टार्टेड। यहां पे एक चीज आपको देखना है कि जो सेकेंड पार्ट है सेंटेंस का वो पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस में जैसे ये तो पहला वाला जो पार्ट हमारा होगा वो भी क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस में हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब छठे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। छठा क्वेश्चन कहता है रितु आस्क्ड रेखा नॉट टू मेडल इन हर अफेयर। यहां होता है मेडल का मतलब होता है क्या, टांग अड़ाना। तो उसी का जो एप्रोप्रिएट वर्ड है उसके बदले में उसको ढूंढना है। तो जब आप ऑप्शन डी की तरफ देखेंगे तो ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरफेयर, मतलब दखल देना या टांग अड़ाना। ठीक है, अब हम सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सातवें प्रश्न की तरफ आते हैं। सातवां प्रश्न हमारा कहता है, थोड़ा सा मैं अपने चेहरे को ऊपर ले लेता हूं। सातवां प्रश्न हमारा कहता है, क्या कहता है देखिए, सातवां प्रश्न कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट सेंटेंस है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आठवें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। इट मे रेन वी विल गेट वेट। तो ये जो सेंटेंस है इसमें कहता है कि चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, कहां सही जोड़ा गया है। तो आपको टाइम एंड टेंस में ऐसा बताया गया कि एक तरफ अगर प्रेजेंट टेंस हो और एक तरफ अगर फ्यूचर टेंस हो तो इफ एक ऐसा सेंटेंस है, कॉम्बिनेशन के लिए इफ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आठवें प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आगे, फिर नौवें प्रश्न की तरफ आते हैं। नौवां प्रश्न हमारा कहता है कि ए बैड कारपेंटर क्वेडल्स विथ हिज टूल्स। ये एक प्रोवर्ब्स है, जो प्रोवर्ब्स में सबसे पहला प्रोवर्ब्स हमने आपको यही याद करवाया है, बैड कारपेंटर क्वेडल्स विथ हिज टूल्स। तो यहां पे देख लीजिए कारपेंटर कहां पे यूज किया गया है नौवें प्रश्न में, तो बी जो आपका ऑप्शन है वो कारपेंटर इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो नौवें प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। अब 10वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 10वां प्रश्न कहता है दिस वर्क ऑफ आर्ट इज वर्थ डैश प्राइज। तो 10वें प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यहां पे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है, तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए यानी ऑफ। ठीक है, 11वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो 11वां प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो सही सही जो स्पेलिंग है वर्ड का वो 11वें प्रश्न का हो जाएगा आपको आंसर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो 11वें प्रश्न का आंसर भी हो गया ए। अब उसके बाद कहता है कि सिनोनिम्स ऑफ क्लू, क्लू देना। आप देखते हैं कि कोई क्लू दो तो मैं आंसर बता दूंगा, और इसी के बदले क्या यूज करते हैं, कोई हिंट दो तो मैं आंसर बता दूंगा। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आंसर सी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। अब कहता है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर। हिंदी में आप पढ़ते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो वही चीज यहां होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो इस्तेमाल किया जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वन हु चैंपियंस द कॉज ऑफ वोमेन, जो महिलाओं की विशेषज्ञ होती है, महिलाओं के विषय की विशेषज्ञ होती है, उसको क्या कहते हैं। तो जो आपका करेक्ट आंसर है इसमें वो है ऑप्शन बी यानी कि फेमिनिस्ट। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वें प्रश्न का। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब 14वां प्रश्न हमारा कहता है क्या है, देखिए एक बार फिर से। तो 14वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि वन ऑफ माई सिस्टर्स डैश गोइंग ऑन अ ट्रिप टू फ्रांस। यानी कि इसमें हमको वन ऑफ माई के बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है, जबकि वर्ब जो हम लेते हैं वो सिंगुलर होता है। तो यहां पे कौन सा सिंगुलर वर्ब है, तो एक तो इज है और दूसरा हैज है, और चूंकि आईएनजी लगा हुआ है तो बिना किसी संदेह के हम जो यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं वो होगा ऑप्शन बी यानी इज। ठीक है, तो 14वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम 15वें प्रश्न की तरफ आते हैं। हिज गार्डन इज वेरी लार्ज, और कहता है कि एंटोनिम्स ऑफ द, जो ये वर्ड है
उसका लार्ज का जिसका अंडरलाइन किया गया वर्ड है उसका एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द ढूंढना है। तो जब आप देखिएगा तो लार्ज मतलब बड़ा होता है, स्मॉल मतलब छोटा होता है, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो हमारा है 16वां प्रश्न देखिए। 16वें प्रश्न में क्या करना है। 16वां प्रश्न कहता है कि मनोज सेड टू मुकेश मे आई ब्रो योर बुक। तो चूंकि ये जो सेंटेंस है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें तो कहीं कोई दो राय आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और मे का होता है माइट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं इफ। तो अगर इतनी सी बात अगर आप जान रहे हैं तो बड़ी आसानी से जो आप कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं देख लीजिए। इफ और माइट दोनों आपको ढूंढना है। तो इफ और माइट कहां है हमारा, तो ऑप्शन जो आपका बी है उसमें अकेले ऐसा है जिसमें इफ और माइट दोनों है। तो 16वें प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अब 17वें प्रश्न में कहता है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड वेडनेसडे। वेडनेसडे का सही स्पेलिंग कौन से शब्द में है ये हमको ढूंढना है। ठीक है, तो वेडनेसडे का आप एक बार पढ़ करके देख लीजिए, आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्पेलिंग जो है वो सही है। वैसे चलिए मैं आपको बता देता हूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वेडनेसडे का करेक्ट स्पेलिंग है WEDNESDAY। तो ये हो गया आपका। उसके बाद है माई डॉटर इज लर्निंग टू प्ले डैश वायलिन। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और मैंने आपको आर्टिकल का जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि साजो बाजो और गाजों के नाम के पहले दी का प्रयोग होता है। यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साज जिसको उंगली से बजाते हैं, बाजा जिसको फूंक कर बजाते हैं और गाज जिसको ठोकते हैं, इस तीनों के पहले द का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो 18वें प्रश्न में जो द ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी 18वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा क्या, सी। चलिए अब हम 19वें प्रश्न की तरफ आते हैं। तो 19वें प्रश्न की तरफ चलिए आते हैं। 19वां प्रश्न हमारा क्या है देखते हैं। 19वां प्रश्न कहता है लेट मी डैश द क्लासरूम प्लीज। लेट मी डैश द क्लासरूम प्लीज, चूज द बेस्ट ऑप्शन। अब ये एक चीज आपको पता है कि लेट ऑब्जेक्ट के बाद जो होता है, लेट ऑब्जेक्ट के बाद अगर बी लगा हो तो बी भीतरी होता है और लेट ऑब्जेक्ट के बाद V1 होता है और मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है। तो B1 हमारा जो है 19वें प्रश्न का जो ऑप्शन है उसमें B1 सिर्फ ऑप्शन ए में लगा हुआ है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वें प्रश्न का ए। 20वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं, कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें कौन सा सेंटेंस जो है वो सही है ये हमको बताना है। तो आप जब चारों सेंटेंस को पढ़ेंगे तो सबसे पहली बात कि एक तरफ अगर सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो दूसरी तरफ भी सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट में होगा और एक तरफ अगर पास्ट में हो तो दूसरी तरफ भी जो सेंटेंस होगा वो पास्ट में होगा। और अगर एक तरफ प्रेजेंट में है इफ से जुड़ा हुआ है तो एक तरफ फ्यूचर में हो सकता है। लेकिन यहां पे चूंकि हम देख रहे हैं कि पहला भाग जो है वो पास्ट में है 3 सेंटेंस का और चौथे का जो हम देख रहे हैं तो पहला भाग प्रेजेंट में है और दूसरा भाग पास्ट में है। तो हमको दोनों तरफ पास्ट ढूंढना होगा और उस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दो ऑप्शन ऐसे जिसमें दोनों तरफ पास्ट में है, लेकिन ऑप्शन सी जो है उसमें शुरुआत हो रहा है किस चीज से, देयर से शुरू हो रहा है। तो ये जो THERE देयर है ये सब्जेक्ट के रूप में यहां पे नहीं आ सकता है, उसके बाद नाउन का आना कहीं से उचित नहीं है। तो हम यहां पे जो ऑप्शन हमारे पास बचता है वो बचता है ऑप्शन ए। तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 21वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। चूंकि वीडियो हमारा ज्यादा लंबा ना हो ये भी हमको ध्यान में रखना है, तो हम आते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। आई वॉज डैश टू गो बैक होम, तो आई वॉज इन अ हरी टू गो बैक होम, यानी इसका ऑप्शन जो 21वें का हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 22वें प्रश्न की तरफ आते हैं। डिड नॉट कम डैश यू डिड नॉट कॉल मी। आई डिड नॉट कम डैश यू डिडंट कॉल मी, और कहता है इसको जोड़ने के लिए कौन सा सेंटेंस जो कंजक्शन है वो आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन ए यानी बिकॉज को आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो राम डैश कॉल्ड मी ट्वाइस दिस मॉर्निंग। अब यहां पे कौन सा ऑप्शन हम इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं 23rd में। तो चलिए थोड़ा नीचे आ गया, हो सकता है आपको स्क्रीन ना दिखे इसलिए हम पहले इसको ऊपर कर लेते हैं। 23rd में राम डैश कॉल्ड मी ट्विस, तो यहां पे देखिए 23rd में क्या हो जाएगा ऑप्शन, दो ऑप्शन हमारे पास है जो हो सकता है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो हमको यहां पे जो लेना है वो ऑप्शन ए लेना है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 24 में आते हैं। गांधी जयंती इज बीइंग सेलिब्रेटेड, इज आरएम बीइंग भीतरी लगा हुआ है, तो जो इसका एक्टिव वॉइस होगा वो सब्जेक्ट इज आरएम बिफोर ऑब्जेक्ट होगा। ऐसा जैसे ही आप ढूंढेंगे तो एक ही ऑप्शन है ऑप्शन डी जिसमें सब्जेक्ट इज आरएम बिफोर ऑब्जेक्ट है। तो 24 का जो ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी।
25th में आते हैं, सी हैड कम हेयर डैश द फंक्शन स्टार्टेड। सब्जेक्ट हैड भी 3 ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस के एक पार्ट में हो तो दूसरे पार्ट में सब्जेक्ट भी 2 ऑब्जेक्ट होता है, और ऐसा कब होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने आपको बताया है। तो इसको जोड़ने के लिए जो आप यूज कर सकते हैं वो है बिफोर, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम आते हैं 26th क्वेश्चन की तरफ। नैनाज मदर आस्क्ड डैश टू क्लीन द किचन। अब यहां पे हमको क्या लेना है? ऑब्जेक्ट लेना है। तो ऑब्जेक्टिव केस में कौन सा है? सी तो सब्जेक्टिव केस में है, दे सब्जेक्टिव केस में है, तो और इट जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं, तो यहां पे इट हो नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन डी यानी कि हर, जो कि ऑब्जेक्टिव केस में भी है, और नैनाज मदर हर, यानी नैनाज खुद भी जो है वो फेमिनिन जेंडर है, तो इस आधार पे हम इसको यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्या है हमारा आगे 27th क्वेश्चन की तरफ। तो ऊपर कर लेता हूं थोड़ा सा ताकि आपको सहूलियत हो जाए। 27th क्वेश्चन है जो कहता है कि माई कोल्ड इज डेफिनेटली डैश दिस मॉर्निंग। तो यहां पे हमको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा 27th में। तो 27th में ऑप्शन ए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वर्स्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री में हो जाता है, और वर्सन कोई वर्ड ही नहीं है, वर्सिन भी कोई वर्ड नहीं है, तो यहां पे ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इट वॉज टू लेट डैश आउट फॉर डिनर। तो गो आउट का मतलब होता है, इट वॉज टू लेट टू गो आउट फॉर अ डिनर, इसलिए हम यहां पे यूज कर सकते हैं क्योंकि गो आउट का मतलब होता है बाहर निकलना। तो ऑप्शन बी जो है ये एक फ्रेज है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इट वॉज टू लेट टू गो आउट फॉर अ डिनर। अब हम अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। कहता है रोहन एंड रोहित आर ट्विन ब्रदर्स बट दे डू नॉट लुक अलाइक। दोनों जुड़वा भाई हैं लेकिन एक जैसे नहीं दिखते हैं, तो ऑप्शन डी 29th क्वेश्चन का सही हो जाएगा। सी डज नॉट लाइक हिम, यहां पे आपको कहता है क्वेश्चन टैग में बनाने के लिए सी डज नॉट लाइक हिम। अब यहां पे जैसे ही हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन करते हैं, जो कि ऑप्शन डी यानी डज सी में यूज किया गया है। तो 30वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम आते हैं 31st क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है ही डज नॉट वर्क हार्ड एंड ओनली डैश कैस्टल इन द एयर। मतलब हवा महल बनाना, यानी ख्याली पुलाव पकाना जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहां पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, बिल्ट। ऑप्शन सी 31st क्वेश्चन का। चलिए अब हम ऊपर थोड़ा बढ़ते हैं ताकि आपको क्वेश्चन दिखाई भी दे साफ साफ और आपके लिए आसान हो जाए। चलिए 32nd क्वेश्चन करता है क्या, वो देखते हैं। आई प्रिपेयर्ड हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, चूज द करेक्ट नेगेटिव। अब चूंकि सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट डिड नॉट V1 ऑब्जेक्ट इसमें सही आंसर हमारा होगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका वो सब्जेक्ट डिड नॉट V1 ऑब्जेक्ट है, तो ऑप्शन सी 32nd क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब कहते हैं कि ए वाइज मैन प्रॉफिट्स डैश द मिस्टेक ऑफ अदर्स। जो वाइज मैन होते हैं वो दूसरों से, यानी यहां पे जो ऑप्शन सी है यानी फ्रॉम, वो आपका सही आंसर हो जाएगा 33rd क्वेश्चन का भी। अब कहता है कि चूज द इनकरेक्ट सेंटेंसेस। तो यहां पे जैसे ही आपकी नजर जाएगी फर्नीचर्स जो है, फर्नीचर जो है अनकाउंटेबल नाउन है। नाउन में हमने आपको ये बात बताया है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन में एस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऑप्शन ए एक ही बार में हमें पता चल जा रहा है कि ये गलत सेंटेंस है। ही डैश आफ्टर अ शॉर्ट स्ट्रगल। तो यहां पे चूंकि कहा गया है छोड़ना, गिव मतलब तो देना होता है, लेकिन गिव अप का मतलब होता है त्यागना, और ये सेंटेंस है डैश आफ्टर अ शॉर्ट स्ट्रगल, तो इसको पास्ट में चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है यानी गिव अप जो है ये पास्ट में V2 है, तो ये एक फ्रेज है, गिव अप मतलब त्यागना या छोड़ना होता है। तो 35th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी यानी कि गिव अप। ठीक है, गिव अप नहीं गिव अप, ऑप्शन सी। चलिए अब हम आगे फिर थोड़ा बढ़ते हैं, 36th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 36th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है वो देख लेते हैं एक बार। तो 36th क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो साइंस के बच्चे हैं जो मैथ्स पढ़ते हैं उनको बखूबी पता है कि पैरेलल की स्पेलिंग क्या होती है। अगर आपको नहीं पता है तो फिर भी मैं बता देता हूं कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पैरेलल की स्पेलिंग यहां देख लीजिए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा जगह लेना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन आपको साफ साफ दिखाई दे, जो आपके टेक्स्ट बुक से है, तो थोड़ा सा आप इस पर ध्यान देंगे। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, इज टेकन फ्रॉम ए स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये आपको अच्छे से याद होगा। तो ये भारत इज माई होम में डॉक्टर जाकिर हुसैन का स्पीच है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूप थोका इज अ डैश इन बांग्लादेश। ये अगर आपको याद होगा, इंडिया अ चाइल्ड इज बॉर्न, 38th क्वेश्चन जो आपका है वो ए चाइल्ड इज बॉर्न से लिया गया है। बांग्लादेश में रूपथोका क्या है,
तो ये फेरी टेल्स है। फेरी टेल्स मतलब मनगढ़ंत कहानियां जिसको कहते हैं, जो पीछे से चली आ रही है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हु बिलोंग्स टू द कैस्पियन रेस, तो यहां पे आपका ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। 39 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब हम 40 क्वेश्चन के देख ले। डैश एंड प्रेजेंट्स वेयर द पीपल पर्ल्स बर्ग वांटेड टू मीट वाइल इन इंडिया। वो किससे मिलना चाहते हैं? तो इंटेलेक्चुअल से मिलना चाहते हैं। उन्होंने शहरों को देखा, इंटेलेक्चुअल से मिलने के लिए वो परेशान है और वो तभी भारत को अच्छे से समझ पाती है। तो 40 क्वेश्चन का आंसर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 41st क्वेश्चन कहता है ए मैरिज प्रपोजल इज अ डैश। मैरिज प्रपोजल क्या है? स्टोरी है? नहीं। ट्रेवलिंग है? नहीं। ट्रेजेडी है? नहीं। ये क्या है? कॉमेडी है। इसके बारे में मैंने चूंकि ये लेसन अभी पढ़ाया नहीं, आगे मैं पढ़ाने वाला हूं 1-2 दिन में, लेकिन फिर भी आपको इतना जरूर बता दिया है कि मैरिज प्रपोजल एक कॉमेडी है। बहुत ही हंसी आती है इसको पढ़ करके और आप लोग को भले आनंद आए। इसका टॉपिक ऐसा है, मैरिज प्रपोजल अभी मिलने वाला वैसे आपको है नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 42nd क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। तो 42nd क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, चलिए देखते हैं। 42nd क्वेश्चन, द नेम ऑफ बेंजीज वाइफ। बेंजी की वाइफ का नाम क्या था? आपको बखूबी मालूम है, फ्लोरेंस उसकी वाइफ का नाम था। नैन्सी तो बहुत आधुनिक नाम है, बेचारा कहां से रखता। तो फ्लोरेंस उसकी वाइफ का नाम है, मैरी भी नहीं है और मैरी की स्पेलिंग भी सही नहीं है। तो और अगला क्वेश्चन 43rd क्वेश्चन जो हमारा है वो कहता है द कोरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू अ वेल्दी कलेक्टर। कोरियो डीलर ने किसको बेचा? कैसे कैसे? वो लड़का से जो स्कूल के टीचर है वो छीनते हैं, गार्ड को देते हैं। गार्ड क्या करता है? तो गौरियो डीलर के पास जाकर के बेच देता है, कोरियो डीलर के पास बेच देता है। कोरियो डीलर उसको कलेक्टर के पास ले जाकर के बेच देता है। काफी कॉस्टली बेचता है। कितने सेन में बेचता है ये भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगले संभव है कि परीक्षा में वो भी आपसे पूछ लिया जाए। उसके बाद है 44th क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर रेफर्स टू द गेटोज मीटिंग। गेटो के बारे में क्या है? गेटो आपको नेग्रो स्लैब्स की बात करते हैं। गेटो तो ये स्लम एरिया में पाए जाते हैं, यानी बी ऑप्शन 44th क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 45th क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। बर्ट्रैंड रसल वाज अ फिलोसफर एंड अ डैश। बर्ट्रैंड रसल एक दार्शनिक होने के साथ साथ और क्या थे? तो आपको याद होगा, हमने बताया है बर्ट्रैंड रसल के बारे में कि वो एक गणितज्ञ थे, यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 45th क्वेश्चन का। अब 46th क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। 46 क्वेश्चन कहता है द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ न्यूज़पेपर इज कंट्रोल्ड बाय। आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि 2 टॉपिक के बारे में हमने बताया है कि जो प्रभावित करता है, एक तो ऑनरशिप जो है, जो मालिक होता है उसका, वो प्रभावित करता है, और दूसरा कौन प्रभावित करता है? तो दूसरा प्रभावित करता है उसको एडवर्टाइजमेंट। आपको याद होगा विज्ञापन जो है उसको काफी प्रभावित करता है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 46 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अब 47th क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं फिर से। चलिए 47th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 47th क्वेश्चन क्या कहता है? नर्सेज, अब ये बताने की जरूरत नहीं, इतनी बार आप इस पोएम को पढ़ चुके हैं। नर्सेज फ्लावर्स, यानी ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, फ्लावर का नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से ये लिया गया है। अब अगला प्रश्न है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट कौन है? आपको बताया भी मैंने, मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में भी बताया है और मेटाफिजिकल पोएट के बारे में भी बताया है। तो जॉन डॉन जो है मेटाफिजिकल पोएट है, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 48वें प्रश्न का सही आंसर है सी। अब 49वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। मैकेविटी इज फुल ऑफ, तो ये ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 49वें प्रश्न का ये सही आंसर है ए। उसके बाद है द बर्निंग हार्ट इरप्टेड फास्फोरेंस इज टेकन फ्रॉम। आपको बहुत अच्छे से याद है, फायर हैम्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। वाल्टर डेलामेयर बिलोंग्स टू द डैश एज, किस एज से बिलोंग करते हैं? तो मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 51वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी। और 52वें प्रश्न की तरफ आते हैं। द पोएटिस इन माई ग्रैंड मदर हाउस डिजायर फॉर डैश फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। क्या स्ट्रेंजर से डिजायर करती है? तो वो लव डिजायर करती है, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। द पोएट वाज एट द वाटर थ्रो। पोएट क्या करने गया था? वाटर थ्रो के पास। स्नेक से ये क्वेश्चन है, उसको चुराने गया था? नहीं। सी द रिवर, नदी देखने गया था? नहीं। एंजॉय नेचर, एंजॉय करने नेचर को भी नहीं गया था। तो वो क्या करने गया था? अपनी प्यास बुझाने गया था, यानी 53वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए फिर हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। 54वें प्रश्न की तरफ आते हैं। आधा सफर तो हम लोगों ने तय कर लिया है। और अब अगला जो प्रश्न है हमारा कहता है कि रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑफ, किस चीज से उनकी मृत्यु हुई थी? तो आपको याद है कि उनको ब्रेन हैमरेज नहीं हुआ था,
उनको हार्ट अटैक भी नहीं हुआ था, उनका किडनी भी फेलियर नहीं हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, एप्टिसीमिया से उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद है आर्म राइजेस स्विफ्टली टू रिप्रूव डैश इज टेकन फ्रॉम। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस पोयम से लिया गया है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्नेक, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, और क्या है आपका ऑप्शन ऑड टू एटम। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि 55th क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए, अगर आप नहीं बताते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि ये नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। तो चलिए अब हम 56th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डैश हैज इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कौन सी मतलब भाषा थी जिसने दुनिया के अलग अलग भागों में जल्दी ही इमर्ज कर लिया था। तो ये अमेरिकन इंग्लिश थी, यानी ए आपका सही ऑप्शन है 56वें प्रश्न का। और अब हम आते हैं 57वें प्रश्न की तरफ। हु वाज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज की किसी सबसे अच्छे ड्रामाटिस्ट की बात जब होगी तो विलियम शेक्सपियर को हम नहीं छोड़ सकते हैं, यानी 57वें प्रश्न का सही उत्तर है डी। और 58वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 58वां प्रश्न हमारा कहता है डैश हैज इट्स ओन रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। किसने अपनी, तो ये भी आपको बखूबी पता है, इंग्लिश, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। हु रोट चित्रा। चित्रा किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। तो चलिए ये भी आपका हो गया। और द वर्ल्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम। तो चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। 60वें प्रश्न में हम लोग आ गए हैं। 60वां प्रश्न हमारा कहता है कि जो ड्रामा शब्द है वो कहां से आया है। तो ये 60वें प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका, ये लिया गया है बेसिकली ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो ग्रीक, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा 60वें प्रश्न का। 61वें प्रश्न में आते ही हैज नो मनी डैश स्पेंड। यहां प्रीपोजिशन चुनने के लिए कह रहा है। तो 61वें प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 2 करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, 2 इसका करेक्ट आंसर है। आई सॉ अ टाइगर आई कैरिड आउट। कहता है कि कॉम्बिनेशन चुनने के लिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा डी। आप जैसे ही अन्य सेंटेंसेस को देखेंगे आपको खुद ही समझ में आएगा। आई क्राई एज आई सी अ टाइगर, ये प्रेजेंट में आ गया है। आई क्राइंग, ये भी प्रेजेंट में आ गया है। सीइंग अ टाइगर आई क्राई, ये भी प्रेजेंट में आ गया है। और मैंने पहले ही कहा कि जब बात पास्ट में हो, एक सेंटेंस पास्ट में होगा, दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में ही हमको लेना है। और इसमें 63वें प्रश्न में देखिए तो आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अनुमति मांगने के अर्थ में मे का प्रयोग होता है। मे आई कम इन सर आप यूज करते हैं, टीचर का इस्तेमाल किया गया है। तो अनुमति मांगने के लिए आपको मे का इस्तेमाल करते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 63वें प्रश्न का। और अब हम पढ़ते हैं 64वें प्रश्न की तरफ। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत न हो। चलिए अब हम यहां आते हैं। ही सेड आई कैन स्पीक इंग्लिश। इसको चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब ही सेड आई कैन अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ही सेड दैट आप ले लीजिए। अब पास्ट में है तो पास्ट में हमको तो यहां एक ही ऑप्शन मिल रहा है, यहां ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। ऑप्शन ए जो है वो अकेले पास्ट में है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 65वें में आई एम सेटिस्फाइड, सब आप कई बार सुन चुके हैं, सेटिस्फाइड के साथ विथ लगता है, तो डी 65वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 66वें प्रश्न में है यूजुअली। आपको टाइम एंड टेंस पढ़ाते समय कई बार बताया, यूजुअली का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। यूजुअली, जनरली, हैबिचुअली, ये दैनिक प्रयोग में आने वाले शब्द हैं और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। तो 66वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए। 67वें प्रश्न की तरफ आते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से सही सेंटेंस चुनना है। तो चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए 67वें प्रश्न की तरफ। 67th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है, ये चुनना है हमको। तो आप देख सकते हैं जैसे आई एडमायर्ड योर बोल्डनेस जो है ये करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि आई हैव के बाद अगर डी होता तो एडमायर्ड होता। बोल्डनेस इज एडमायरिंग आई, जो आई ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाता है तो वहां वो भी गलती है। आई के बाद हिज जो है वो भी गलत है। तो 67वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ए। अब हम 68वें प्रश्न की तरफ आते हैं। आई वाज अ, चूंकि वाज वर के बाद बिफोर का प्रयोग करते हैं तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। डैश पेन राइट्स वेल, ए पेन राइट्स वेल हो जाएगा। तो 69वें प्रश्न में ए हो जाएगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
अब डीके की सही स्पेलिंग आपको भी मालूम है। चलिए, तो 70वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी। अब 71वें प्रश्न, सुरेश विल नॉट रिपेयर द स्कूटर। अब कहता है कि यहाँ पे पैसिव वॉइस में तो विल नॉट है, यानी विल नॉट बी देख लीजिए कहाँ पे ऑप्शन में है, तो विल नॉट बी, ऑप्शन सी अकेला है जिसमें विल नॉट बी का प्रयोग किया गया है। और थोड़ा सा ऊपर करते हैं, चलिए 72 क्वेश्चन नंबर यानी 72वें प्रश्न में हम लोग आ गए हैं। काफी जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा और आपके लिए फायदेमंद भी रहने वाला है। और आपसे एक बात और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो किसी बहकावे में न रहें, चैनल को जितनी जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। और प्रतिदिन इस पे ऑब्जेक्टिव हिंदी और इंग्लिश के क्विज के लिए आते हैं जिसमें आप भाग ले सकते हैं। संध्या 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे किसी एक टाइम आप चेक कर सकते हैं, निश्चित रूप से रहता है। और चलिए अब देखते हैं, ये कहता है मैन हुज वाइफ इज डेड, एक व्यक्ति जिसकी पत्नी मर चुकी हो। एक औरत जिसका पति मर चुका हो उसको विधवा कहते हैं, यानी विडो कहते हैं, जो पहला ऑप्शन है। और एक पुरुष जिसकी पत्नी मर चुकी हो उसको विधुर कहते हैं, यानी विडोवर कहते हैं। तो ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। द सिनोनिम्स ऑफ होपफुल, होपफुल का सिनोनिम्स आपको कह रहा है बताने के लिए, तो ऑप्टिमिस्टिक जो होता है होपफुल का सिनोनिम्स होता है। और द स्टोरी इज टोल्ड बाय द टीचर चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। अब देखिए, जब ऑब्जेक्ट इज आर एम V3 बाय सब्जेक्ट है तो इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा सब्जेक्ट V1/V5 ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन बी जो है आपका वो सही हो जाएगा। चलिए, 73 का ऑप्शन हो गया डी और 74 का ऑप्शन हो गया बी, ये करेक्ट आंसर आपका हो गया। अब कहता है क्योरेबल का इंटोनिम्स बताने के लिए, तो क्योरेबल का इंटोनिम्स इनक्योरेबल हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देयर इज एन एक्सेप्शन डैश एवरी रूल, देयर इज एन एक्सेप्शन डैश एवरी रूल। यहां पे प्रीपोजिशन का चुनाव करने के लिए आपको कहा जा रहा है। तो 76 क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब थोड़ा सा ऊपर फिर करते हैं, 77 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 1/3 भाग हम लोगों ने कर लिया है, अब थोड़ी देर की और बात है और बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से खुद भी इसको कर सकते थे, लेकिन एक मदद मिल जाती है तो आपको सहूलियत हो जाती है। डैश टू टॉक टू यू, ही डैश टू टॉक टू यू, ही डैश टू टॉक टू यू। अब ही है तो वांट लगने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है, इज वांटिंग का कोई चांस नहीं बनता है, इज वांटिंग टू टॉक टू यू, वाज वांटिंग का भी कोई चांस नहीं बनता है। सी वांट्स, ये जो आपका ऑप्शन है ये सी सही हो जाएगा। चूज द ऑड वन, इसमें से कौन सा है जो अलग दिखता है, तो अलग दिखता है साड़ी क्या करते हैं, फ्रॉक क्या करते हैं और स्कर्ट क्या करते हैं, ये आपको पता है, तीनों पहनते हैं, जबकि शुगर को क्या करते हैं, खाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 78 का। वो तीनों एक जैसा है, पहनने की चीज है, और शुगर जो है वो खाने की चीज है। वी शुड डैश बैड कंपनी, हमें बैड कंपनी अवॉइड करना चाहिए, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 79 क्वेश्चन का, द स्टैच्यू इज वेरी ब्यूटीफुल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम आपने सुना होगा। और द स्कूल डैश एट 3 PM, तो ब्रेकअप का मतलब होता है बंद होना, समाप्त होना, तो ब्रेक्स अप यहाँ पे हो जाएगा, फ्रेजल वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया। ही शोड मी डैश ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट। चलिए हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 82nd क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं। 82nd क्वेश्चन देखते हैं, कहता है ही शोड मी डैश ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट। ये चूंकि ग्रेटेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी का प्रयोग होता है। आर्टिकल में यूज ऑफ द जब हम आपको पढ़ाते हैं तो सबसे पहला रूल हम ये लिखाते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो ये ऑप्शन सी आपका 82nd क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। द प्रेसिडेंट डैश द विनर्स ऑन देयर सक्सेस, तो प्रेसिडेंट कांग्रेचुलेटेड, तो ऑप्शन डी जो है 83 क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। और फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, अब इसमें कौन सा वर्ड है जो गलत स्पेल्ड किया गया है, तो सी ऑप्शन आप देख लीजिए। 84वें क्वेश्चन का सी आंसर जो है वो गलत है, फिशरमैन की स्पेलिंग ऐसी नहीं होती है। उसके बाद हम आते हैं जो क्वेश्चन अब हमारे बुक से है, फिर थोड़ा सा ऊपर आते हैं 85, अब थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा हुआ है। आशा करता हूं कि आप इसको समझ पा रहे हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर ही लें, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। चलिए देखते हैं, मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर इज टेकन फ्रॉम, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, महात्मा गांधी ने बताया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। व्हाट
कैरेक्टराइज न्यू इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये भारत इज माई होम का है क्विट कॉन्फिडेंस, सॉरी भारत इज माई होम, मैं गलत बोल गया, इंडिया थ्रू ट्रेवलर साइट से ये लिया गया है। और चलिए उसके बाद 87th क्वेश्चन में हम आते हैं। ए इसका 86 का आंसर हो गया। 87th है द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड इज कॉल्ड डैश पास टाइम इन द आर्टिस्ट, जो गॉड कलेक्ट करने की जो आदत है उसको क्या कहते हैं, इपैमिनेट कहते हैं, यानी ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा ऊपर एक बार फिर से आते हैं 88th क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन ऊपर से रिपीट हुआ है, तो आपको द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, कुछ बताने की जरूरत नहीं। पिंच ऑफ स्नफ क्या है, तो शॉर्ट स्टोरी है, ये आपने कई बार पढ़ा है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेंजीज फादर हैंडेड हिम अ पासबुक एट द एज ऑफ, बेंजी के पिता ने उसको उम्र के किस पड़ाव में, किस अवस्था में उसको पासबुक हैंड ओवर कर दिया, तो 21 वर्ष की अवस्था में उसको हैंड ओवर कर दिया था, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90वां प्रश्न का कहता है हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ए, और ये जॉन डॉन की रचना है, तो जॉन डॉन। चलिए अब हम आते हैं 91st क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। अब हम आते हैं 92nd क्वेश्चन की तरफ। 92nd क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। Did is hundreds at the back follow dash in our track, now the leaves are falling fast के अकॉर्डिंग ये क्या है, वुडन इसका सही आंसर हो जाएगा। लाइन सीधा सीधा है, आप उसको देख सकते हैं। और टू डैश तो आधा आपको बता ही दिया है, एटम यानी डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु कंपोज द सोल्जर, ये सब तो बताने की जरूरत ही नहीं है, रूपर्ट ब्रूक इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 92 का ए, 93 का डी, 94 का ए, और मैकेविटी इज कॉल्ड द हिडन पॉ, यानी ऑप्शन ए 95th क्वेश्चन का सही आंसर है। द पोएट वाज विथ हिज डैश पासिंग बाय द क्रिमिनेशन घाट, किसके साथ जो पोएट है वो गया है बर्निंग घाट पे, तो फायर हैंड से ये क्वेश्चन है, तो पिताजी के साथ बेचारा गया था और बाद में अपने बच्चे को जलाने गया था, तो बच्चे के साथ तो नहीं कर सकते क्योंकि वो डेड बॉडी लेकर गया था, क्योंकि द टावर ऑफ साइलेंस जो था वो बहुत दूर था, तो 96 का आंसर हो जाएगा ए। और अब हम 97th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 97th हु वर नोन एज द यूनिवर्सिटी विट्स, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, साइंस वाले मॉडल सेट में भी था, तो आपको भी पता होगा। और जो ब्रिटिश स्कॉलर थे वो 6 लोगों का समूह था, 7वां एक था उसमें, तो 6 लोगों के उस समूह को यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जाना गया, तो डी ऑप्शन जो है आपका 97th क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हु रोट आर्म्स एंड मैन, तो आर्म्स एंड मैन किसके द्वारा लिखा गया है ये आपका क्वेश्चन है, और इसका आंसर होगा जीवी शॉ के द्वारा यह रचना की गई है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99th क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। 99th क्वेश्चन था डैश वाज अ डोमिनेट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश में सबसे ज्यादा प्रभाव किन भाषाओं का पड़ा, वैसे बहुत सारी भाषाओं का पड़ा था, लेकिन फ्रेंच एक ऐसी भाषा थी जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा था, तो हमारे ऑप्शन में फ्रेंच नहीं है, तो फ्रेंच जब नहीं है तो हम लैटिन को सिलेक्ट करेंगे। लैटिन दूसरी भाषा थी जिसने काफी प्रभावित किया था, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डैश विल बी द कॉमन लैंग्वेज फॉर अस, हम सभी के लिए जो कॉमन लैंग्वेज था इंग्लिश का वो क्या है, तो ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश, वैश्विक स्टैंडर्ड इंग्लिश, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। 100वें प्रश्न का उत्तर, तो 97वें प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन डी। 98 में ए, 99 डी और 100वें का बी। अब हम आपसे जो बताने वाले हैं ये बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है जो जनरली और वीडियोस में आपको नहीं मिलेंगे। यहां पे राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। यहां पे 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, और ये 5 ऑप्शन अगर कोई भी साइंस का बच्चा जो आर्ट्स में है, साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे अगर इस 5 को देखकर जाते हैं तो इस बात की 99% संभावना है कि उसको पूछा जाएगा, और अगर आर्ट्स वाले देख के जाते हैं तो उनको 65% पॉसिबिलिटी है कि ये पूछा जाएगा इस 5 में से एक। और अगर आप चाहते हैं कि 100% हमारा टैली कर जाए तो आप साइंस और आर्ट्स दोनों को मिला लीजिए, और दोनों को मिला करके जब आप तैयारी करके जाएंगे तो 100% साइंस वाले बच्चे भी टैली करेंगे और आर्ट्स वाले बच्चे भी टैली करेंगे, यानी दोनों मॉडल सेट दोनों बच्चों को बना लेना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, आपके पास टाइम है, आप थोड़ा सा प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आप पिछले 3 वर्षों में लास्ट 3 इयर्स का जो आपका क्वेश्चन है
वो पूरी तरह साइंस और आर्ट्स दोनों के क्वेश्चन बैंक को उठाइए, और साइंस वाले बच्चे विशेषकर आर्ट्स वाले बच्चों के क्वेश्चन बैंक का लास्ट 3 इयर्स का उठाइए, लास्ट 3 इयर्स। और आर्ट्स वाले बच्चे साइंस के क्वेश्चन बैंक के लास्ट 3 इयर्स का क्वेश्चन उठाइए, और उसको जितना बेहतर आप तैयारी करके जाएंगे उसमें से 100% क्वेश्चन आपको टैली करने वाला है। ये बात आपको किसी वीडियो में नहीं बताया जाएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं। साइंस वाले बच्चे आर्ट्स का मॉडल सेट तैयार करें, आर्ट्स वाले बच्चे साइंस का मॉडल सेट तैयार करें, और लास्ट 3 इयर्स ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से किसी एक को एक्सप्लेन करना है, जो प्रोज और पोएट्री दोनों मिला करके आपको दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहला और ही आपको पता चल जाएगा, लाला सोहन लाल। तो ये किस लेसन से है? नानू काका को तो आप भूले नहीं होंगे। तो ए पिंच ऑफ स्नफ। और चलिए फिर अब एक नीचे से हम देख लेते हैं। चूंकि मैं दोनों इसलिए उठा रहा हूं, नीचे वाला तो लिख ही दिया है मैरिज प्रपोजल, तो इसके एक ऊपर आ जाते हैं। जस्टिस वाज टोलेरेबली फेयर, द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स। तो ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का है। तो ये सब आपको आसानी से पता चलने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है पोएट्री में इसको एक्सप्लेन करना है। इसमें भी एक ऊपर से उठा लो, एक नीचे से उठा लो, दोनों का दोनों आपको पता चल जाएगा। स्कॉल्डिंग फॉर द फूड, यानी नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। और नीचे वाला देखते हैं तो मैकाविटी, मिस्ट्री कैट। तो थोड़ा सा अगर आप इसको तैयार करते हैं, थोड़ा सा अगर आप इसको देख के जाते हैं तो आपके काम आ जाने वाला है। और लास्ट 3 ईयर वाला जो मेथड मैंने बताया उसको इंप्लीमेंट करके देखो, आप बेस्ट अपने लिए कर पाओगे। उसके बाद लेटर की बात करते हैं। तो लेटर 2 प्रकार का पूछा जा रहा है, एक तो फॉर्मल है, एक इनफॉर्मल है। तो फॉर्मल लेटर क्या है, इनफॉर्मल लेटर क्या है, आप खुद भी चेक कर सकते हो। ये जो है आपको लिखना है अपने ग्रैंडफादर को कोविड से रिकवरी के लिए इंक्वायरी करनी है। कोविड से रिकवरी के लिए चलिए मैं दुआ करता हूं कि आपके फैमिली में किसी को कोविड की समस्या न हो, लेकिन फिर भी लिखना है लेटर, तो इसकी तैयारी तो आपको करनी होगी। और दूसरा जो है वो योर प्रिंसिपल लिखना है, इंक्वायरी अबाउट द एग्जामिनेशन शेड्यूल, एग्जामिनेशन शेड्यूल की इंक्वायरी के लिए लिखना है। तो ये इनफॉर्मल लेटर है, और ये जो है वो फॉर्मल लेटर है, ये रिक्वेस्ट लेटर है। और ऊपर जो आपका है वो क्या कहते हैं कि इनफॉर्मल लेटर है, और लेकिन इनफॉर्मल है लेकिन कैजुअल लेटर है। तो चलिए अब हम 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसमें भी आप वही मेथड यूज करें। आर्ट्स वाले बच्चे साइंस वालों की तैयारी करके जाएं, साइंस वाले बच्चे आर्ट्स वाले की तैयारी कर जाएं, और 3 इयर्स तो बिल्कुल ना भूलें। अगर ऐसा आप करते हैं तो 100% गारंटी है कि टैली होगा ही होगा आपका, बिल्कुल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखते हैं कि और क्या है। छठा प्रश्न जो सबसे आसान मेथड में आता है, इसमें से कहता है कि केवल 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो 3 प्रश्न, पहले चलिए मैं आपको 2 ऐसे प्रश्न आपको दिखाता हूं जो इस दोनों में से अगर आप एक की समरी लिख लेते हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो 6 ऑप्शन में से एक की समरी भी अगर आप नहीं लिख पाते हो तो इसका मतलब आपने बिल्कुल तैयारी नहीं किया है, वो है। उसके बाद नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश जो है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, ये रिलेटेड जो बार बार पूछे जाते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत आसान रहने वाला है, दूसरे तीसरे में दिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडियन इंग्लिश नोवेल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पढ़ाया गया है शिक्षकों के द्वारा, चाहे आप किसी भी संस्थान में पढ़ते हो। वैसे क्वेश्चन बैंक में मैंने कहा 3 साल में आप रिपीट करेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन ये तो तीसरा यहां पे हो गया। लेकिन इसके बाद जो ये चौथा डी ऑप्शन जो है, ये अगर गलत हो जाए तो फिर आपको पढ़ने का मतलब नहीं बनता है। ऑथर्स नेम है, और ये 5 के 5 नंबर आपके रिजर्व हैं यहाँ पे। और इतना ही नहीं, आपको एक चीज और देख करके आश्चर्य होगा कि पोएट्री सेक्शन से ऑथर्स नेम भी पूछा गया है। यानी ऑथर्स नेम पर अगर आपका कमांड है प्रोज और पोएट्री दोनों पे, तो 10 नंबर, यानी 2 क्वेश्चन यहां हो जाते हैं। तो एक समरी अगर आप लिख लेते हैं फिर भी आपका मतलब ये टोटल मार्क्स यहां कटने की संभावना जो है वो हो जाती है क्या, 0%। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मार्क्स अचीव कैसे करना है। उसके बाद पैसेज पढ़ के 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। अगर इसमें मुश्किल लगे, वैसे तो ये बहुत आसान है, ऑप्शनल में है, प्रीसियस वर्ड वाला ऑप्शन आपके पास है, तो ये भी आप कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखें, प्रश्नों को जितनी बार आप पढ़ेंगे आंसर बनाना आपके लिए उतना ही सहज होता चला जाएगा। चलिए, मैं आपको अपनी ओर से बहुत सारी शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छा करें। अगर
आप ऐसा करते हैं तो ये आपकी उपलब्धि होगी। चलिए फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।